नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपनू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंचल अमृत योजना को दोबारा प्रारंभ किया है। बाल विकास विभाग और उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के समन्वित प्रयास से कोविड के चलते बंद की गई मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना को फिर से प्रारंभ किया गया, जिसमें सांकेतिक रूप से 11 बच्चों को मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री द्वारा दूध पिलाकर योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण जहां पूरा विश्व प्रभावित हुआ, वहां सरकार के कार्यों और योजनाओं का प्रभावित होना लाजमी है, लेकिन कोविड के खिलाफ सुरक्षित वातावरण बनाने की पुरजोर कोशिश के साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को दोबारा सुचारू रूप से शुरू किया गया है। इसी क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के लिए आंचल अमृत योजना के दोबारा संचालन हेतु 18 करोड़ का बजट आवंटित कर दिया गया है। योजना के तहत बच्चों को सप्ताह में 4 दिन अब लगातार जो पोषक और मीठा दूध पिलाया जाएगा और ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को लगभग 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये दूध पिलाने की व्यवस्था होगी, जिससे 1,70,000 बच्चे सीधे सीधे इस योजना का लाभ उठाएंगे और वो उनको हर प्रकार के पोषक तत्व। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बद्रीनाथ धाम में हो रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर और बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना कर देहरादून लौटे हैं। देहरादून लौटने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके द्वारा प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश की जनता के लिए कामना की गई है और भगवान बद्री से मांगा है कि राज्य इस आपदा से उभर सके और लोगों के दुख दूर हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा जो मास्टर प्लान बद्रीनाथ विकास के लिए दिया गया है, उस मास्टर प्लान पर भी काम शुरू हो चुका है। सीएम धामी ने कहा कि जिस प्रकार से केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण के बाद दिव्य और भव्य हुआ है, उसी तर्ज पर बद्रीनाथ धाम को भी विश्व पटल पर नए भव्य धाम के रूप में विकसित करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आगामी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम आ रहे हैं, जिसमें केदारनाथ धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना और विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। सीएम धामी ने यह भी कहा कि 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के साथ ही आप देश के अन्य 11 ज्योतिर्लिंगों को भी एक साथ कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। चर्चा की होंगी, क्या कुछ आज भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और पूरे प्रदेश के लिए कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ सुख शांति हो हर प्रकार से। और अभी जो प्रदेश के अंदर आपदा आई है, उस आपदा से हम लोग जल्दी उभरें, मैं भगवान से प्रार्थना करिए। और साथ ही जो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो आगे का विजन है कि बद्रीनाथ जी में भी जो है वहाँ का मास्टर प्लान बनना है और उसके लिए 250 करोड़ रुपया हमारे पास आ गया है। तो उसमें कुछ अभी तक जो 28 बिल्डिंगें थी उनको ध्वस्त किया जा चुका है। उसका भी मैंने निरीक्षण किया है कि जल्दी से जल्दी उस पर भी काम हो, जिससे कि आने वाले समय में जैसे आज भव्य केदारपुरी का निर्माण हो गया है, उसका कार्य चल रहा है, उसी प्रकार से बद्रीनाथ जी का भी पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा अलग स्थान बने कि पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग वहाँ आए तो उनको लगेगा कि भव्य बद्रीनाथ का निर्माण हो चुका है। सर, उत्तराखंड में आई आपदा के बाद कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि आपदा पीड़ितों को मदद समय पर नहीं मिल पाई, जिसके बाद कांग्रेस ने आज सचिवालय कूच किया। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय कूच किया। पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव प्रचार अभियान के अध्यक्ष हरीश रावत और गणेश गोदियाल के नेतृत्व में उपवास और धरना दिया गया। हालांकि सचिवालय पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसियों को रोक दिया था, जिसके बाद कांग्रेस के सभी और नेता और कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते रहे। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से आपदा पीड़ितों को मदद पहुंचाने में फेलियर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार आपदा से निपटने में पूरी तरह फेल हो गई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि हमने सरकार को समय दिया था, लेकिन सरकार ने अभी तक आपदा पीड़ितों को मदद नहीं पहुंचाई। जिस तरीके से आपदा प्रबंधन में लापरवाही बरती और आज भी
पता नहीं क्यों भाग गया। चलो ठीक है, कोई नहीं। सारे राज्य के अंदर आपदा कोई इस आपदा को नहीं संभाल पाए तो इसके क्या उम्मीद की जा सकती है। तो हमने तब तय किया था कि दबाव डालने के लिए सरकार पर कि आप नहीं करोगे तो 28 तारीख को उपवास करते पीछे हो जाओ ना यार, तुम पीछे हो जाओ, तुमको क्या कुछ करना है। ठीक तरीके से सब व्यवसाय नहीं होंगे। उसके बाद हम तय करेंगे कि आगे क्या एक्शन। हम सब कांग्रेस जन बहुत दुखी मन से आज ये धरना प्रदर्शन और ये उपवास करने के लिए हम सब मजबूर हुए हैं। एक ऐसी असंवेदनशील सरकार इस प्रदेश में बैठी हुई है जो अपने लोगों को काल के गाल में समाते हुए देखकर बिल्कुल भी दुखी नहीं है। मुख्यमंत्री जी का एक आपदाग्रस्त क्षेत्र में जाकर ये कहना कि जितने भी मृतक परिवार के आश्रित लोग हैं वो यहाँ पर एक स्थान पर आकर मुझसे मुलाकात करें, मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है कि जिस परिवार का एक व्यक्ति अपनी जान गंवाता है वो परिवार कितने दुख में होता है। हम इस बात से बहुत दुखी हैं और हम उसके बावजूद विनम्रता से लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि सरकार आपदा प्रभावितों को उतनी मात्रा में राशि दे जितने से उनके घर बार दोबारा रास्ते पर आ सकें, घर बार दोबारा बच सकें। आपदा में निराशाजनक कार्य करने पर विपक्ष ने जहां सचिवालय के मुख्य गेट पर धरना दिया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत पर निशाना साधा। सीएम धामी ने कहा कि इस समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सरकार द्वारा आपदा में किए गए कार्यों से खुश होना चाहिए था, क्योंकि सरकार ने तेज गति से आपदा में राहत और बचाव के कार्य शुरू किए थे और यहां पर आए लाखों पर्यटकों की जान बचाने का काम सरकार की तरफ से किया गया। सरकार ने आपदा में जितनी तेजी से काम किया है, हरीश रावत जी को उसमें प्रसन्न होना चाहिए था कि उन्होंने पहले भी आपदाएं देखी हैं। किसी भी आपदा में सरकार ने इतनी तुरंत एक्शन नहीं लिया और स्वयं जाकर सरकार हर जगह गई है, शासन गया है, प्रशासन गया है और 1.5 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक उस दिन हमारे प्रदेश के अंदर थे, श्रद्धालु थे। उसमें से एक को भी कोई कैजुअल्टी। बाजपुर के ग्राम चकरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने आपदा प्रभावित सैकड़ों लोगों को सहायता राशि के चेकों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता किए जाने की बात कही। बता दें कि बीते दिनों बारिश से आई आपदा से लोगों का भारी नुकसान हुआ है। वहीं आपदा से पीड़ित लोगों को सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसी के चलते बाजपुर के ग्राम चकरपुर में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सैकड़ों परिवार के लोगों को आपदा सहायता राशि के चेकों का वितरण किया। अतिवृष्टि आई और निश्चित ही इस अतिवृष्टि में जो आम गरीब जनमानस हैं और जो संपन्न लोग भी हैं, आपदा सभी की आई, सब लोगों का नुकसान हुआ है। इस घड़ी में जो आपदा का नियम है उसके तहत 3800 रुपये का चेक अनुमन्य है, जो हमारी सरकार ने तत्काल गरीबों को सहायता दिलाने के लिए, पीड़ितों को सहायता दिलाने के लिए दिया गया। लेकिन मैं अपनी तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से, मैं अपने मुख्यमंत्री जी का, अपनी पूरी सरकार का, अपने सभी कैबिनेट के साथियों का, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस 3800 रुपये की राशि को बढ़ा के 5000 रुपये कर दी गई है। और वह भी नहीं कि किसी को चक्कर काटना पड़ेगा। हमारी सरकार एक एक गांव में जाके हम जो इससे पीड़ित लोग हैं, जो आपदा प्रभावित लोग हैं, उन सबको चेक बांटने का काम किया जा रहा है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि अतिवृष्टि समाप्त होते ही जो पीड़ित लोग हैं उन तक सहायता पहुंचाने का काम किया गया। निश्चित ही हमारी सरकार बधाई की पात्र है और हमारे जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी लोगों ने एकजुट होकर बड़े मन के साथ आपदा प्रभावित लोगों की सेवा की है। हम सभी अधिकारी कर्मचारियों का भी हम इसके लिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बूथ स्तर को मजबूत करने में जुट गई है। हरिद्वार के निजी बैंक्वेट हॉल में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रभारी दीपिका पांडे और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को हर विधानसभा में बूथ स्तर को मजबूत करने और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हमारे समर्पित कार्यकर्ता कांग्रेस की विचारधारा को लेके बूथों तक जाते रहे, गांव घर जाते हैं,
जनता की सेवा में लगे रहते हैं। आज भी जब आपदा आई है तो हमारे बूथ के सिपाही सभी जगह राहत पहुंचाते नजर आ रहे होंगे आप लोग को। उन कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उनका मान सम्मान करना, उन्हें अपना गौरव मानने का काम कांग्रेस ने कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के अंदर मेरा बूथ मेरा गौरव है ये कार्यक्रम संचालित करने का निर्णय लिया है और उसी के तहत रानीपुर विधानसभा में इस कार्यक्रम में मुझे शिरकत करने का अवसर मिला और निश्चित रूप से उत्तराखंड के कांग्रेस जनों ने मन बना लिया है 2022 में मेरा बूथ मेरा गौरव अपने बूथ को। बीते 17 और 18 अक्टूबर को उत्तराखंड में आई आपदा से भारी तबाही हो गई थी, तो वहीं 16 अक्टूबर को ट्रैकिंग पर निकले बंगाली पर्यटक इसी आपदा में कहीं फंस गए थे। बागेश्वर के सुदूर ढूंगा ग्लेशियर में जहां आपदा के हालात स्थिर होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान के दौरान 5 बंगाली पर्यटकों के शव बरामद कर लिए हैं, तो वहीं कल देर शाम 2 बंगाली पर्यटक गंभीर अवस्था में मिले हैं, जिन्हें बागेश्वर से एयरलिफ्ट कर हल्द्वानी में स्थानीय प्रशासन ने सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि बागेश्वर प्रशासन से उन्हें जानकारी मिली थी कि 2 बंगाली पर्यटकों को गंभीर स्थिति में एयरलिफ्ट कर हल्द्वानी भेजा जा रहा है। उनका कहना है कि दोनों की स्थिति में अभी बेहद सुधार है और उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर जहां पहले ही रेड अलर्ट कर दिया था, तो वहीं बंगाली समुदाय का यह ट्रैकिंग दल 16 अक्टूबर को बागेश्वर के सुदूर सुंदर ढूंगा ग्लेशियर के लिए रवाना हुआ था। बागेश्वर में जो दुर्घटना हुई थी बंगाली पर्यटकों की, जो वाहन खाई में गिरा था, उसके 2 पेशेंट जो घायल थे उनको आज बागेश्वर से एयरलिफ्ट करके हल्द्वानी लाया गया है और इसके बाद इनको एम्बुलेंस के द्वारा सुशीला तिवारी में एडमिट कराया गया है। अभी हालात उनकी स्थिर है और हमारी मेडिकल टीम उनकी जांच करते हुए देखिए, हमारे पास जो बागेश्वर के प्रशासन की तरफ से जो संदेश आया था उसमें हमें 2 पेशेंट जो घायल हैं उनको एडमिट कराने के लिए यहाँ भेजा गया था, तो उनको यहाँ हल्द्वानी की टीम के द्वारा एडमिट करा दिया गया है। उत्तराखंड के गदरपुर में आज कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने डिग्री कॉलेज का शुभारंभ किया। अब गदरपुर में 7 विषयों पर डिग्री कॉलेज में पढ़ाई होगी, जिसके लिए शिक्षक भी मौजूद हैं और स्थान भी चयनित कर लिया गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे काफी दूर रुद्रपुर पढ़ने जाते हैं, जिससे छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन डिग्री कॉलेज गदरपुर में शुरू हो जाने से बच्चों के आने जाने का समय और खर्च बचेगा और इस सत्र से 200 एडमिशन संभावित हैं। बहुत दिनों के बाद यहाँ के जो हमारे अभिभावक हैं, जो आर्थिक रूप से और कई बार सामाजिक कुछ अपवाद होने की वजह से हमारी बेटियाँ उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में नहीं जा सकती थी और यहाँ के अभिभावकों की बच्चों की बहुत लंबे अरसे से मांग थी। आज भगवान की कृपा से, हमारे क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से आप लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिया और हमारी सरकार ने इस महाविद्यालय की सौगात को पूरी किया है। मैं अपनी तरफ से अपने उच्च शिक्षा मंत्री जी, अपने मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट के सभी साथियों का, पूरी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ के जो अभिभावक हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस करते थे, उन सब की कमियों को पूरा करते हुए आज महाविद्यालय की स्थापना हुई। जो महाविद्यालय खोला जा रहा है, इसमें शुरुआत में सर 7 सब्जेक्ट हैं, 7 विषय हैं और प्राचार्य के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हूँ और बाकी स्टाफ जो है 1 माह के अंदर जो है डायरेक्टोरेट द्वारा उपलब्ध करा दिया जाए। भूमि चयन जो है हमारे उसकी प्रक्रिया चल रही है, जो चीनी मिल है उसमें जो है भूमि का चयन किया गया है और बाकी प्रक्रिया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड के दुर्दशा के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर की जिम्मेदार है। इसलिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर 31 अक्टूबर को प्रदेश के सभी 70 विधायकों के यहां पर जाएगी और उनसे किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा मांगेगी। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि प्रदेश के सभी कार्यकर्ता 5/5 के फॉर्मूले पे काम करें और 5 काम केंद्र सरकार के, 5 काम राज्य सरकार के और 5 काम जो है विधायक के वो जाके जनता को बताएं।
हमारा ये मानना है कि इस बात का स्वागत होना चाहिए कि कम से कम मुख्यमंत्री जी बताने को तैयार हुए कि उन्होंने क्या काम किया है, क्योंकि अभी तक पिछले 5 सालों में केवल घोषणाएं हुई हैं, काम तो कुछ हुआ नहीं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब 31 अक्टूबर को सारे की सारे विधायकों के घर कार्यालय जाएंगे और उनसे 5 साल का हिसाब मांगेंगे कि उन्होंने क्या काम किया है। वो 5 काम हमें। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी हेल्पलाइन सेवाएं आज उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचकर सरकार और जनता के बीच की दूरियों को खत्म कर रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, महिला सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित सभी हेल्पलाइन सेवाओं के जरिए न सिर्फ लोगों की शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंच रही हैं, बल्कि उन पर तेजी से कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट भी किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 1077, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1070, आयुष्मान स्टेट हेल्थ अथॉरिटी 155368, मेडिकल एंड डिजास्टर असिस्टेंस 108, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन 1905, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज 1912, नेशनल हेल्थ मिशन 104, असिस्टेंस टू चिल्ड्रन 108। अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास है हेल्पलाइन की सुविधा। आज घर बैठे सिर्फ एक फोन कॉल पर दर्ज जन शिकायतों का तय समय में निपटारा हो रहा है। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है सेवा शक्ति और क्षमता का विस्तार करते हुए आम आदमी से जुड़े विभागों द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शी सेवाएं आम नागरिकों तक आसानी से पहुँचे। इसी मकसद को पूरा कर रही है हेल्पलाइन, जो आज बन चुकी है प्रदेश की लाइफलाइन। हेल्पलाइन का नंबर घुमाओ, हर समस्या का समाधान पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अब खबर रोशनाबाद से है, जहां आज बढ़ते साइबर अपराध के मद्देनजर रोशनाबाद में सिडकुल एसोसिएशन के साथ एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराध के दृष्टिगत जनपद में गठित साइबर क्राइम सेल को साइबर अपराधों के संबंध में जनता को जागरूक करने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने साइबर क्राइम जागरूकता प्रोग्राम चलाने का भी निर्देश दिया। इसी कड़ी में साइबर क्राइम नोडल प्रभारी एएसपी रेखा यादव के कुशल नेतृत्व में सिडकुल एसोसिएशन के साथ साइबर क्राइम विषय पर एक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें सिडकुल की विभिन्न कंपनियों के लगभग 50 सीनियर अधिकारियों ने हिस्सा लिया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में हाथियों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिए हरिद्वार वन प्रभाग ने बोट पेट्रोलिंग शुरू की है। प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने हरिद्वार पहुंचकर बोट पेट्रोलिंग को हरी झंडी दिखाई। हरिद्वार वन प्रभाग का बड़ा क्षेत्र आबादी से लगा हुआ है, जहां आए दिन हाथी और दूसरे जंगली जानवरों के आने की घटनाएं होती हैं। ऐसे में वन कर्मियों के लिए वाहनों से पेट्रोलिंग करना मुश्किल होता है, जिसके लिए बोट पेट्रोलिंग शुरू की गई है। उत्तराखंड जल पुलिस वन कर्मियों को मोटर बोट चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हरिद्वार वन प्रभाग द्वारा ये एक बोट पेट्रोलिंग का इनिशिएटिव लिया गया है। और उत्तराखंड जो है, हमारे यहाँ पे अनेक नदियाँ हैं, और जो हमारा संघर्ष है वो चाहे वो पर्यटन की आवश्यकता हो, लोगों की आवासीय आवश्यकता हो या वन्य जीवों की आवश्यकता हो, सबसे ज़्यादा नदियों के तट पर है। तो इनकी चौकसी जो है वो की जानी आवश्यक है। और ये देखना पड़ेगा कि क्या अनुभव रहता है, हाथियों को आबादी में आने से रोकने के लिए किस सीमा तक बोट सहायक होती है, और उसके बाद फिर इन्हें अन्य स्थानों पर भी अपनाएं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।